हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड। प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड कॉस्टिंग का एक मेथड है जो कि वहाँ पे एप्लीकेबल होता है जहाँ पे चीज़ें कैसे बनती है, प्रोसेस में बनती है। मतलब चीज़ें एक ही स्टेप में नहीं बन करके एक या दो या तीन या चार प्रोसेस में कंप्लीट होती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि प्रोसेसिंग में बनती है, तो उसके बारे में अभी हम देखेंगे। और ये प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड ऐसे ही प्रोडक्ट के लिए कॉस्टिंग निकालने का एक तरीका है, क्योंकि हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग तरीके से कॉस्टिंग निकाली जाती है। अभी हमने कॉस्टिंग में देखा है कि सबसे पहले हमने यूनिट कॉस्टिंग, सिंगल आउटपुट और यूनिट कॉस्टिंग मेथड के बारे में देखा था, जिसमें हमने ये देखा था कि जो चीज़ें एक ही बार में एक ही स्टेप में बन जाती है और जो कि सिंगल यूनिट में बनती है, उनके लिए सिंगल यूनिट कॉस्टिंग मेथड अप्लाई होता है। देन हमने देखा था कि जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर चीज़ें बनाई जाती है, कस्टमर की स्पेसिफिकेशन पर चीज़ें बनाई जाती हैं, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड यूज़ होता है। बैच कॉस्टिंग, जहाँ पे चीज़ें बैचेस में बनती है, वहाँ पे एप्लीकेबल होता है। और जॉब कॉस्टिंग, जो कि कस्टमर के जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट जहाँ पे बनाना है वहाँ पे बनाया जाता है, तो वो जॉब कॉस्टिंग मेथड था। अब हम देखते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड। प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड जहाँ पे चीज़ें प्रोसेस में बनती है, एक प्रोसेस में कंप्लीट नहीं होती है या एक स्टेप में कंप्लीट नहीं होती है, उन्हें 2 या 3 स्टेप में डालने के बाद वो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलता है। ठीक है, तो देखिए प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड कैसा मेथड है। Process costing is a system of costing that applies in a manufacturing concerns where the input of raw material in a first process pass through the different processes। तो ये वहाँ पे एप्लीकेबल होगा उस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जहाँ पे चीज़ें प्रोसेस में डाली जाती हैं फर्स्ट प्रोसेस में, और वो बहुत सारे प्रोसेसेस में कंप्लीट होती है। ठीक है, सो दैट द आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस बिकम द इनपुट इनटू द नेक्स्ट प्रोसेस। और एक प्रोसेस के बाद में जो भी आउटपुट हमें मिलता है वो दूसरी प्रोसेस के लिए क्या होता है, इनपुट होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, हमने एक प्रोसेस में रॉ मटेरियल डाला है कॉटन। ठीक है, कॉटन से हमने प्रोसेस नंबर फर्स्ट में बनाया थ्रेड, धागा। ठीक है, हमने कॉटन डाला था रुई, जिससे फर्स्ट प्रोसेस में क्या बना, धागा बना। इसके बाद जो धागा बना है वो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए क्या होगा, इनपुट होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस में हम उस धागे से क्या बनाएंगे, कपड़ा बनाएंगे। ठीक है, फिर धागे से कपड़ा बन गया, फिर कपड़ा जो आउटपुट था इस प्रोसेस सेकेंड का, वो प्रोसेस थर्ड के लिए क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। और अब हम कपड़े से क्या बनाएंगे, ड्रेसेस बनाएंगे, वस्त्र बनाएंगे। ठीक है, पहनने के कपड़े बनाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है कि हम रॉ मटेरियल डालते हैं एक प्रोसेस में, वो कंप्लीट होते होते 2 या 3 या 4 प्रोसेस में कंप्लीट होके फिर हमें फिनिश प्रोडक्ट मिलता है। तो ये जो मेथड है प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड, वो इन्हीं तरह के प्रोडक्ट के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे एग्जांपल दिया कि आपको रुई से पहनने के लिए कपड़े बनाने हैं, तो वो डायरेक्ट एक ही बार में नहीं बनेगा, उसको कई प्रोसेस से निकलना पड़ेगा। पहले रुई से धागा बनेगा, फिर धागा जो होगा उससे कपड़ा बनेगा, और कपड़े से क्या बनेंगे, वस्त्र बनेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से अगर प्रोडक्ट बन रहा है या इस तरीके से उसका प्रोडक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे हमें प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, फिर देखिए प्रोसेस कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग। ठीक है, प्रोसेस कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज मेनली वेयर द यूनिट आर कंटिन्यूसली मास प्रोड्यूस थ्रू द वन और मोर प्रोसेसेस। ठीक है, तो ये वहाँ पे एप्लीकेबल होता है जहाँ पे यूनिट्स कैसे बनती है, प्रोसेस में बनती है, एक या एक से ज़्यादा प्रोसेस में बनती है। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है। सबसे पहले है केमिकल वर्क्स। ठीक है, जहाँ पे चीज़ें कैसे बनती है, केमिकल इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं, तो केमिकल जो बनते हैं वो 1 या 2 या 3 प्रोसेसेस में बनते हैं, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं ऐसे। टेक्सटाइल मिल, जो कपड़े बनते हैं, कपड़े भी बहुत सारी प्रोसेसेस में बनते हैं। फ्रूट कैनिंग के कोक प्लांट, फिर है लेदर टैनिंग, फिर है ऑयल रिफाइनरीज, ऑयल जो होता है वो भी बहुत सारी प्रोसेसेस में बनता है। पेपर मिल है, फिर है सोप मेकिंग, जो साबुन होता है वो भी प्रोसेस में बनता है। रबर प्रोडक्ट, तो रबर भी कैसे बनते हैं, प्रोसेस में बनते हैं। फिर देखिए आगे, अब देखिए प्रोसेस कॉस्टिंग जो है उसमें हमें कॉस्टिंग को कैलकुलेट करने के लिए या कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए किसी भी प्रोडक्ट की,
उसके लिए हमें बनाने पड़ेंगे प्रोसेस अकाउंट। ठीक है, अगर आपको बोला जाए कि सोप की कॉस्टिंग निकालिए, तो अब क्योंकि सोप बन रहा है किस में है, प्रोसेस में बन रहा है, तो उसके लिए हमें प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। तो जहाँ पे भी प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड अप्लाई होता है कॉस्ट की कैलकुलेशन के लिए, लागत की गणना के लिए, वहाँ पे हमें प्रोसेस अकाउंट बनाना पड़ता है। ठीक है, फिर देखिए सेपरेट प्रोसेस अकाउंट इज मेंटेन फॉर ईच प्रोसेस, तो हर प्रोसेस के लिए एक अलग प्रोसेस अकाउंट बनाना पड़ता है। तो देखिए प्रोसेस अकाउंट बनता कैसे है, उसका फॉर्मेट हम देखते हैं। प्रोसेस अकाउंट देखिए आपको 2 कॉलम बनाने हैं, एक पर्टिकुलर और दूसरा साइड भी पर्टिकुलर, एक अकाउंट के फॉर्मेट में बनता है ये। इसमें देखिए हमने जो कॉस्ट शीट पढ़ी थी, कॉस्ट शीट जब हमने सीधी सीधी पढ़ी थी, तो जो सारे एक्सपेंसेस होते हैं वो हमें सारे इस तरफ लिखने होते हैं। ठीक है, जैसे डायरेक्ट मटेरियल लगता है, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए मटेरियल लगेगा, वेजेस लगेगी, एक्सपेंसेस लगेंगे, एक्सपेंसेस डायरेक्ट होंगे, इनडायरेक्ट होंगे और अदर एक्सपेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो जितनी भी कॉस्टिंग लगती है, जितनी भी लागत लगती है वो हम इस तरफ लिखेंगे। ठीक है, और बाय साइड में हम क्या लिखेंगे, बाय वेस्टेज या स्क्रैप। अब देखिए प्रोसेस में चीज़ें बनती है तो वेस्टेज भी हो सकता है, ठीक है, कोई ना कोई लॉस भी हो सकता है, स्क्रैप भी हो सकता है, तो वो हमें इस तरफ लिखना है। और बाय नेक्स्ट प्रोसेस अकाउंट, और वो हमें ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, तो हम इस प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस में जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे। अब इसमें हमने 2 कॉलम बनाए हैं। ये वाला जो कॉलम है वो कॉस्ट पर यूनिट का भी हो सकता है और क्वांटिटी का भी बन सकता है, और ये वाला कॉलम अमाउंट का रहता है। ठीक है, तो ये कॉस्ट पर यूनिट बोला है क्वेश्चन में, तो हम कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से बनाएंगे, और क्वांटिटी हमें दे रखी है तो हम यहाँ पे क्वांटिटी का कॉलम बनाएंगे। ठीक है, बहुत ईजी है। सारे जो हम एक्सपेंसेस है वो इस तरफ लिखेंगे, यहाँ पे जो भी लॉस या वेस्टेज वगैरह होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे, और जो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र करेंगे इस प्रोसेस का बना हुआ माल या प्रोडक्ट वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब ये इस तरीके से इसका फॉर्मेट है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। फिर चलते हैं हम आगे। देखिए क्या है, प्रोसेस लॉस और गेन्स। देखिए अब चीज़ें प्रोसेस में बनती हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि चीज़ों में बनते बनते बहुत सारे क्या हो जाते हैं, लॉस होते हैं। जैसे मैं अगर बात करूँ मटेरियल की, जैसे आप लकड़ी से फर्नीचर बनाने जा रहे हो, तो आप लकड़ी से फर्नीचर बनाओगे तो ऐसा तो है नहीं कि जितना का जितना आपने वुड यूज़ किया या जितना लकड़ी आपको दी गई है उसका पूरा पूरा यूज़ होगा। देखिए हम लकड़ी को काटेंगे, छीलेंगे तो उससे बहुत सारी चीज़, उसमें बहुत सारा क्या होगा, वेस्टेज निकलेगा, बहुत सारा स्क्रैप निकलेगा, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, लॉस कहते हैं। ठीक है, वो नॉर्मल भी हो सकता है और एबनॉर्मल भी हो सकता है। जैसे अब मैं लकड़ी से फर्नीचर बना रही हूँ तो नॉर्मली तो आपको पता है कि उसमें हम छीलेंगे या उसको काटेंगे तो थोड़ा बहुत बुरादा या कुछ ना कुछ निकलेगा, लेकिन अगर मैंने ध्यान नहीं दिया और लकड़ी को वेस्ट किया तो ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। ठीक है, अब इसी तरह से मैं अगर बात करूँ पेट्रोल की, तो पेट्रोल, अगर मैं पेट्रोल का कोई प्रोडक्शन या कुछ कर रही हूँ तो आपको पता है पेट्रोल क्या हो जाता है, इवोपरेट हो जाता है। ठीक है, उड़ जाता है। तो अगर मैं ध्यान, वैसे पेट्रोल की जो प्रकृति है, जो नेचर है, उसके हिसाब से तो वो उड़ेगा ही, लेकिन अगर किसी केयरलेसनेस की वजह से वो उड़ता है तो वो एबनॉर्मल लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो अब देखिए प्रोसेस में कुछ तरह के लॉस या गेन हो सकते हैं। अब लॉसेस देखिए जो होते हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, अब नॉर्मल लॉस वो लॉस होते हैं जो नॉर्मली होने ही हैं, जिसे हम नहीं रोक सकते, जैसे कि कुछ मटेरियल सिकुड़ जाता है, श्रिंक हो जाता है, या फिर उड़ जाता है, रिस जाता है। ठीक है, या फिर थोड़ा सा प्रोडक्शन करने में वो थोड़ा बहुत वेस्ट होता ही है, कुछ ना कुछ तो वेस्ट होता ही है। तो जो नॉर्मली वेस्ट होता ही है और जिसे हम रोक नहीं सकते वो नॉर्मल लॉस कहलाएगा। ठीक है, और एबनॉर्मल लॉस क्या होगा कि जिसे हम रोक सकते थे, ठीक है, और हमारी केयरलेसनेस की वजह से जो लॉस हो रहा है, जैसे हमने गिरा दिया या हमने तोड़ दिया या फिर हमने कुछ ज़्यादा वेस्टेज कर दिया, तो वो एबनॉर्मल लॉस कहलाएगा। ठीक है, जैसे मैं लकड़ी की बात कर रही थी कि लकड़ी से फर्नीचर बनाने के लिए दिया है तो लकड़ी को हम काटेंगे, छीलेंगे तो थोड़ा बहुत वेस्टेज नॉर्मली होता ही है, तो वो नॉर्मल वेस्टेज कहलाएगा। लेकिन अगर मैंने ध्यान नहीं दिया या मैंने वेस्टेज किया तो उससे ज़्यादा भी लॉस हो सकता है, तो वो एबनॉर्मल लॉस कहलाएगा। ठीक है, अब हम इन्हें डिटेल में देखते हैं। देखिए नॉर्मल लॉस क्या होता है, नॉर्मल लॉस के बारे में मैंने लिखा है थोड़ा बहुत। देखिए नॉर्मल लॉस है, इट इज़ लॉस विच इज़ अनअवॉइडेबल, uncontrollable and very much expected in the normal condition as inherent in the manufacturing process। तो ये वो लॉस होता है जिसे हम क्या अवॉइड नहीं कर सकते, कंट्रोल भी नहीं कर सकते, और ये हर प्रोसेस में या हर कोई ना कोई हम चीज़ बनाने जा रहे हैं उसमें होगा ही।
ठीक है। अगर मैं आपको कुछ भी मिट्टी से अगर घड़ा बनाने के लिए कहूँ तो जितनी मिट्टी दी है पूरी की पूरी यूज़ होगी, ये तो है नहीं, कुछ ना कुछ चिपकेगी या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगा ही, ठीक है। तो थोड़ा बहुत जो वेस्टेज होता है वो तो हर प्रोसेस में या हर मैन्युफैक्चरिंग चीज़ में, जो हर प्रोडक्शन हम करते हैं किसी न किसी चीज़ का, उसमें होता ही है, ठीक है। तो ये वो नॉर्मल लॉस है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते और ये होना तय है। इट इज़ अराइज बिकॉज द नेचर ऑफ मटीरियल और प्रोसेस, ठीक है। और ये होता किस लिए है कि मटेरियल का नेचर ही ऐसा हो कि वो कहीं चिपक जाए, श्रिंक हो जाए, उड़ जाए, ठीक है, इवेपोरेट हो जाए, तो ये मटेरियल का नेचर होता है। तो मटेरियल के नेचर के अकॉर्डिंग ये लॉस होना क्या होता है, नॉर्मल होता है, ठीक है, वो होता ही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लीकेज हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है और श्रिंक हो जाता है, ब्रेकेज वगैरह हो जाती है, तो ये नॉर्मल है, जो नॉर्मली होता ही है, ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं कि नॉर्मल लॉस का करना क्या है अगर होता है हमारे प्रोसेस में। तो देखिए, अगर हमारे प्रोसेस में नॉर्मल लॉस होता है तो हमें इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो देखिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, क्वांटिटी एंड सेल वैल्यू ऑफ द नॉर्मल लॉस इज क्रेडिटेड टू द प्रोसेस अकाउंट इन विच प्रोसेस इट ऑकर्स, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल लॉस है उसकी जो क्वांटिटी और सेल वैल्यू है वो हमें क्रेडिट करनी है प्रोसेस अकाउंट में। जैसा कि अभी हमने इसका फॉर्मेट देखा था, ये देखिए, इस फॉर्मेट में हमने यहाँ पे लिखा था बाय वेस्टेज और स्क्रैप, तो ये वो नॉर्मल लॉस ही है, ठीक है। ये क्या है, नॉर्मल लॉस है जो कि प्रोसेस की अकाउंट में क्या होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है। तो इसे हमें यहाँ पे लिखना है नॉर्मल लॉस को। क्लियर हो गया। तो ये इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। जिस भी प्रोसेस में होगा, जो भी प्रोसेस रहेगी, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी, जहाँ पे भी नॉर्मल लॉस होगा वो प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। फिर बात करते हैं एबनॉर्मल लॉस की कि एबनॉर्मल लॉस क्या होता है। तो देखिए, इट इज़ अराइज ड्यू टू एबनॉर्मल फैक्टर विच रिप्रेजेंट अ लॉस विच इज़ ओवर एंड अबव द नॉर्मल लॉस। तो ये जो होता है वो एबनॉर्मल फैक्टर की वजह से होता है, ठीक है। और नॉर्मल लॉस से हमें जितना भी ज़्यादा लॉस होता है वो एबनॉर्मल लॉस कहलाता है। दिस टाइप ऑफ लॉस इज़ अवॉइडेबल एंड कंट्रोलेबल। इसे हम अवॉइड भी कर सकते हैं, इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। एंड जनरली कॉज बाय द एबनॉर्मल एज एक्सपेक्टेड कंडीशन सच एज द केयरलेसनेस, मशीन ब्रेकडाउन, एक्सीडेंट, नेग्लेंस एंड बैड डिज़ाइनिंग। तो ये जो एबनॉर्मल लॉस होता है ये वो लॉस होता है जो हमारी गलतियों के कारण से होता है। जैसे हमने केयरलेसनेस रखी, हमारी मशीन ठीक से काम नहीं कर रही, हमारा मटेरियल अच्छी क्वालिटी का नहीं है, हमारा जो डिज़ाइन था वो अच्छा नहीं था, कोई दुर्घटना हो गई, इस वजह से लॉस हो रहा है। तो ये जो लॉस होता है वो एबनॉर्मल लॉस होता है। और ये जो होता है नॉर्मल लॉस से जितना भी ज़्यादा लॉस होता है, जैसे नॉर्मल लॉस तो हर प्रोसेस में होता ही है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर लॉस हो रहा है तो वो लॉस एबनॉर्मल लॉस कहलाता है, ठीक है। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखिए कैसे होता है। देखिए, सच लॉस आर वैल्यूड एज अ गुड यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। ये जो एबनॉर्मल लॉस होता है ना, वो अच्छा बना हुआ जो प्रोडक्ट होता है हमारा, उसके बराबर वैल्यू होती है इसकी, ठीक है। तो सच लॉस आर वैल्यूड एज गुड यूनिट ऑफ प्रोडक्शन एंड ट्रांसफर टू द कॉस्टिंग P&L अकाउंट। और इसे हमें कॉस्टिंग P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता है। इट इज़ वैल्यूड एज फॉलोज। और इसका वैल्यूएशन देखिए कैसे होता है। अब देखिए, हमारा जो अच्छा बना हुआ प्रोडक्शन होता है, गुड प्रोडक्शन, जिसे हम कहते हैं कि अच्छा बना हुआ माल, ठीक है, उसके बराबर वैल्यू होती है एबनॉर्मल लॉस की। अब हमें ये पता करना पड़ेगा कि हमारी कॉस्ट कितनी रहती है गुड प्रोडक्शन की। तो गुड प्रोडक्शन की कॉस्ट निकालने का तरीका क्या है, टोटल कॉस्ट रहेगी। टोटल कॉस्ट में से आपको सेल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस माइनस करना है और डिवाइड करना है इनपुट, जितना यूनिट आपने इनपुट लिया था उसमें से यूनिट ऑफ नॉर्मल लॉस, ठीक है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, शॉर्ट में ये कह सकते हैं नॉर्मल कॉस्ट अपॉन नॉर्मल प्रोडक्शन। इस फॉर्मूले को हम कह सकते हैं नॉर्मल कॉस्ट, जो भी आपकी प्रोसेस की नॉर्मल कॉस्ट है उसको आप नॉर्मल प्रोडक्शन से डिवाइड करोगे तो आपकी क्या आ जाएगी, कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी गुड प्रोडक्शन की, ठीक है। जैसे ही आप गुड प्रोडक्शन की, अच्छे बने हुए माल की कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करोगे, आप वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस कर पाओगे, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन कैसे होता है, यूनिट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, आपकी जो भी एबनॉर्मल लॉस की यूनिट्स रहेगी उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, कॉस्ट पर यूनिट से। कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से, ठीक है। अब देखिए, एबनॉर्मल लॉस को हमें प्रोसेस अकाउंट में लिखना कहाँ पे है, तो ये है हमारा प्रोसेस अकाउंट का फॉर्मेट। इसमें हम एबनॉर्मल लॉस यहाँ पे लिखते हैं बाय एबनॉर्मल लॉस,
ठीक है। तो जो नॉर्मल लॉस ऊपर लिखते हैं, इसके बाद हम लिखते हैं बाय एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि हम अच्छे बने हुए प्रोडक्ट का वैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से इसका प्रोडक्शन करेंगे, तो वो हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो इसका वैल्यूएशन इस तरफ से किया जाता है और इसे प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। देखिए, एबनॉर्मल लॉस जैसा होता है वैसे एबनॉर्मल गेन भी हो सकता है हमें प्रोसेस में। तो देखिए, एबनॉर्मल गेन क्या चीज़ होती है? इफ़ द एक्चुअल लॉस इज़ लेस देन द नॉर्मल लॉस, अगर हमारा एक्चुअल लॉस हमारे नॉर्मल लॉस से क्या हो, कम हो, तो अ गेन इज़ ऑब्टेन विच इज़ टर्म एज अ एबनॉर्मल गेन, ठीक है। तो हमारा अगर एक्चुअल लॉस हमारे नॉर्मल लॉस से कम रहता है तो हमें गेन हुआ इसका मतलब। तो वो जो गेन रहेगा उसे हम एबनॉर्मल गेन के नाम से जानेंगे, ठीक है। मतलब इसे हम असामान्य बचत भी कह सकते हैं। फिर देखिए, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा? इट इज़ वैल्यूड इन द सेम मैनर एज अ नॉर्मल लॉस। इसका वैल्यूएशन भी वैसे ही होता है जैसा किसका होता है, नॉर्मल लॉस का होता है। एंड शोवन ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रोसेस अकाउंट, और इसे हमें डेबिट साइड में बताना होता है प्रोसेस अकाउंट में। एंड द क्रेडिट साइड ऑफ एबनॉर्मल गेन अकाउंट, और एबनॉर्मल गेन अकाउंट में कहाँ बताते हैं, क्रेडिट साइड में बताते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये रहा हमारा प्रोसेस अकाउंट का फॉर्मेट। यहाँ पे ये जो प्रोसेस अकाउंट है इसमें हम इस साइड में यहाँ पे शो करते हैं क्या, एबनॉर्मल गेन, ठीक है। तो जैसे एबनॉर्मल लॉस होता है उसका जस्ट ऑपोजिट क्या होता है, एबनॉर्मल गेन। कि अगर हमारा नॉर्मल लॉस, देखो अब मैं वापस आपको एक बार चीज़ें क्लियर कर लेती हूँ कि अगर हमारा जो नॉर्मल लॉस है उससे ज़्यादा रहता है हमारा एक्चुअल लॉस, ठीक है, हमारा एक्चुअल लॉस नॉर्मल लॉस से ज़्यादा है, तब तो हमें क्या हुआ, एबनॉर्मल लॉस हुआ, ठीक है। लेकिन हमारा एक्चुअल लॉस अगर कम होता है किससे, नॉर्मल लॉस से, तो हमें क्या होगा, एबनॉर्मल गेन होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल क्लियर रखनी है कि हमारा एक्चुअल लॉस जो है वो नॉर्मल लॉस से कम भी हो सकता है और नॉर्मल लॉस से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो एक बार हम यहाँ पे नॉर्मल लॉस को क्या बना देते हैं, सेंटर बना देते हैं, और एक्चुअल लॉस कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। अगर कम रहता है एक्चुअल लॉस तो हमें क्या होगा, एबनॉर्मल गेन होगा, ठीक है। और अगर ज़्यादा रहता है तो एबनॉर्मल लॉस होगा, क्लियर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हमारा एक्चुअल लॉस जो भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही हम एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और एबनॉर्मल गेन का जो वैल्यूएशन होता है वो बिल्कुल एबनॉर्मल लॉस की तरह होता है, और इसे हमें प्रोसेस अकाउंट में डेबिट साइड में लिखना होता है, और एबनॉर्मल गेन अकाउंट में कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। तो ये था प्रोसेस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो कि आज हमने देखा है। अब इससे रिलेटेड और भी जो टॉपिक हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।